हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको: चुंबकीय कंपास, सिस्मोग्राफ, सोनोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। देखिए, भूकंप के आने से पहले जो है संकेतों को प्राप्त करने के लिए सिस्मोग्राफ को यूज में लिया जाता है। ठीक है। और दोस्तों, जो भूकंप की तीव्रता होती है ना, उसको मापने के लिए हम जो है रिक्टर स्केल को यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो है इनमें से कौन सा है। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं यहाँ पर: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, जो कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसको कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना है ये आपके 1936 के अंदर की गई थी। ठीक है। और ये जो है आपके उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पड़ता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो भाखड़ा नांगल बांध है ये निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं: सतलज, गंगा, महानदी या फिर व्यास। तो दोस्तों, ये नेवी एमआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है, तो उस हिसाब से जो है आपके नाविक जीडी और डीबी में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, ये आपके भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जो कि आपके सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, ये जो है ना आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो आपको जो स्टेट का नाम भी याद रखना है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और एक चीज और याद रख लीजिएगा कि ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, ये आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जो है एक संयुक्त परियोजना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को जो है विश्व का स्तंभ यानी कि पिलर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। सीडीएस और एफकेट लेवल के एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास में: माउंट मेरू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश या फिर माउंट किलिमंजारो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट कैलाश। जो कैलाश पर्वत है ना, इसको जो है विश्व का स्तंभ यानी कि पिलर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपके तिब्बत में ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है चुने गए पहले भारतीय कौन थे। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर जो है ये क्वेश्चन देखा गया है। तो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शंस हैं: दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है आपके 1892 में यानी कि 1892 में जो है लिबरल पार्टी की ओर से जो है ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे देखिए साइंस का एक क्वेश्चन है आपके पास में कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जाम्स में आया हुआ है, और आपके एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके पास में एक वर्ड आया है प्रतिरोध। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो दोस्तों, ये जो विद्युत प्रतिरोध है ना, किसी भी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण वह जो है उस पदार्थ में धारा के प्रवाह में एक तरीके से अवरोध को उत्पन्न करता हो। ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंडक्टर का जो प्रतिरोध है ना, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो है बता रखा है ऑलरेडी जनरल साइंस के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि R इज इक्वल टू होता है आपके रो L अपॉन A। ठीक है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है,
तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है ना वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि आपके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर देखिए साइंस का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों आपको जो डीबी की साइंस है उसके अंदर जो है आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग इजीली इनको सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपकी गतिज ऊर्जा का। तो इसमें जो है बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। देखिए m कितना दिया हुआ है तो 22 किलोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा m की वैल्यू 22 इंटू v की वैल्यू देखिए 5 है तो स्क्वायर है तो इसको हम जो है 2 बार लिख देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आएगी दोस्तों 275 जूल, जो कि आपको ऑप्शन ए के अंदर दी गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा एक जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि कौन सा एक केमिकल चेंज है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन बी CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ऑप्शन सी एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या ऑप्शन डी लोहे का चुंबकीयकरण। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों वे परिवर्तन जिनमें कि नए पदार्थ बनते हैं उनको जो है हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, और ये जो है ना एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मक्खन का खट्टा जो होना है ना यह आपके एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कागज का जलना और इसके अलावा जो है लोहे में जंग लगना, ये भी जो है आपके केमिकल चेंज के ही एग्जाम्पल हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को जो है किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है कोस्ट गार्ड का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसमें जो है अवतल दर्पण को उपयोग में नहीं लिया जाता। तो ऑप्शंस हैं टॉर्च में, ऑप्शन बी सेविंग दर्पण के रूप में, ऑप्शन सी रियर व्यू दर्पण के रूप में, या ऑप्शन डी हेडलाइट में। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ना, इसको जो है रियर व्यू मिरर के यूज में नहीं लिया जाता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है आपके जो उत्तल दर्पण होता है ना उसको हम यूज में लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की जो वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है ना वो एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। तो इसीलिए जो है रियर व्यू मिरर के रूप में जो है हम उत्तल दर्पण को यूज में लेते हैं, ना कि अवतल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो यूडियोमीटर होता है ये इनमें से किसका मापन करता है। देखिए जो मापक उपकरण है इनमें से जो है डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, समय, गैस का आयतन या फिर वाष्प दाब। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो यूडियोमीटर होता है या आपके वॉल्यूम ऑफ गैसेस यानी कि जो गैसों का आयतन होता है उसको मेजर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में कि ओजोन की परत में जो रिक्तीकरण है यानी कि जो आपके डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है ये इनमें से किसके कारण होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो अगर हम बात करें ओजोन परत को लेकर तो दोस्तों ओजोन परत जो है ना ये पृथ्वी के धरातल से 20 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वायुमंडल का जो समताप मंडल है ना
उसमें पाई जाती है, ठीक है, जो कि आपके सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको ये रोकती है, ठीक है। और दोस्तों ओजोन परत के क्षय में जो है CFC यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरीन है और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये गैसें जो है प्रमुख होती है, ठीक है। यानी कि जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन है वो इनके कारण होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में कि जो आपके CU की पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो इनमें से कौन हैं। तो देखिए भारतीय इतिहास की जो प्राचीन पुस्तकें हैं इनमें से भी अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो आपको पूछा जा रहा है कि CU की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास में फाइयान अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी मार्को पोलो या ऑप्शन डी हेनसांग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनसांग। देखिए हेनसांग जो है ना ये एक चीनी बौद्ध यात्री था जो कि आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, और उसके द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है CU की, ठीक है, और इसमें जो है हर्ष के शासनकाल का विवरण जो है आपको प्राप्त होता है, ठीक है। और दोस्तों हेनसांग को जो है ना यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये जो है इसकी एक उपाधि है कि यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे हेनसांग को। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राचीन भारत में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से जो है किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपको बताना है कि मेडिसिन सेक्टर में जो है एंशियंट इंडिया में इनमें से कौन फेमस थे। तो ऑप्शन है आपके पास में हर्ष, पाणिनि, चरक या फिर भास। तो देखिए प्राचीन भारत में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में चरक का जो है एक अग्रणीय नाम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और देखिए दोस्तों इन्हें जो है ना प्राचीन भारत में चिकित्सा का जनक भी माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों प्राचीन भारत में कुछ और भी प्रमुख चिकित्सक हुए थे जैसे कि सुश्रुतु जिनको कि शल्य चिकित्सा के जनक के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा जो धन्वंतरी थे जिनको कि आयुर्वेद के जनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आईने अकबरी पुस्तक है इसके लेखक का नाम बताएं। तो आपके पास में ऑप्शन हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन बी दारा सिकोह, ऑप्शन सी टोडरमल या ऑप्शन डी अबुल फजल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आईने अकबरी जो है ना ये अबुल फजल द्वारा रचित जो अकबरनामा है ना उसका एक भाग है, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को कि अकबरनामा जो है ना उसके 3 भाग हैं, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों जो तीसरा भाग है ना उसी को जो है आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस कारण से जो है वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। तो देखिए ऑप्शंस हैं सरफेस टेंशन एंड एडेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव और आसंजन, ऑप्शन बी श्यानता और उत्प्लावन, ऑप्शन सी तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह और उत्प्लावन, ऑप्शन डी उत्क्षेप और पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यानता और उत्प्लावन के कारण जो है तरल पदार्थों के अंदर वायु के बुलबुले उठते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए वायु के बुलबुले जो होते हैं ना ये तरल पदार्थ में श्यानता और उत्प्लावन के कारण उठते हैं। वास्तव में क्या होता है कि श्यानता जो है ना किसी तरल का वो गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या फिर अपरूपक प्रतिबल के कारण जो है अपने विकृत करने का जो है विरोध करता है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जो है ना उस तरल के गाढ़ेपन का या फिर जो है बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक होती है। देखिए प्रश्न संख्या 17, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो पालघाट दर्रा है ये निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में गोवा और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल और कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु और केरल या ऑप्शन डी मिजोरम और मणिपुर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु और केरल। देखिए पालघाट जो है ना ये नीलगिरी और अन्नाईमलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है और ये जो है पश्चिमी घाट श्रेणी का एक दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है क्योंकि। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो फास्फोरस जो है ना ये एक रासायनिक तत्व है और यह जो है ना मतलब कि एक बहुत ही अति क्रियाशील तत्व है, ठीक है। और इस कारण से ये जो है ना मुक्त अवस्था में भी नहीं पाया जाता।
तो इसीलिए जो है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्योंकि इसका ज्वलन तापमान जो है ना वो बहुत कम होता है। और फास्फोरस का ज्वलन तापमान कितना होता है, तो याद रखेंगे कि 30 से लेकर के जो है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ज्वलन तापमान कम होने के कारण जो है इसको पानी में डुबा करके रखाया जाता है, क्योंकि ये जो है ना एक अतिक्रियाशील तत्व होता है। देखिए प्रश्न संख्या 19, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ज्ञात सबसे भारी तत्व जो है ये इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके पास में टंगस्टन, ओस्मियम, एल्यूमिनियम या फिर रोडियम। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए भारी तत्वों में पूछा जा रहा है तो ओस्मियम, जिसका कि प्रतीक होता है OS, ये जो है ना आपके सबसे भारी तत्व है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, यानी कि एटॉमिक नंबर, ये आपके 76 होता है। ठीक है। और अगर सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो आप लोगों को याद होगा कि लिथियम जो है ना वो सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन है आपके पास में कि महासागर की गहराई को मापने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग लिया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में लक्सोमीटर, नैनोमीटर, फेदोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों महासागर की गहराई को मापने के लिए जो है फेदोमीटर को यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो है आपके कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में कि कांसा जो है ना ये किसकी मिश्र धातु है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग जो है हमारी दूसरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जो कि आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है हमारे रेगुलर क्विज को अटेंड कर पाएं, और इसके अलावा जो है आप लोग हमारा जो कंटेंट है उसको भी एक्सेस कर पाएं। तो हम मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।